नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एसएस एनालिसिस पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप में से किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे YouTube चैनल को, तो उससे आग्रह है कि वो जल्दी से सब्सक्राइब करे और नीचे आने वाले बेल आइकन को जल्दी से दबा दे ताकि उसे मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें। तो आज मैं फिर से एनालिसिस करने जा रहा हूँ निफ्टी इंडेक्स का, क्योंकि आज निफ्टी एक ऐसे डिसिसिव पॉइंट पर है जहां से कुछ भी पॉसिबल है। मैं ये कहूंगा कि पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है, क्योंकि जहां हमने कल जब शुक्रवार को एक बड़े निचले स्तर से एक ओपनिंग हुई थी 9,555 के स्तर तक, यहाँ निफ्टी नीचे आ गया था, परंतु अंतिम समय में यानी कुछ घंटे पहले हमने अच्छी खासी रिकवरी देखी जहां निफ्टी इंडेक्स 9,972 पर बंद हुआ है। तो यहाँ आप देख रहे हैं निफ्टी इंडेक्स का एक मंथली चार्ट। आज मैं मंथली चार्ट से स्टार्ट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको रेजिस्टेंस और जो सपोर्ट लेवल है वो समझ में आ सके अच्छी तरह से, क्योंकि निफ्टी जो इस स्तर पर क्लोज हुआ है वो एक खास स्तर है जहाँ की मैं कहूंगा, जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो क्लोजिंग लेवल दिखा रहा है निफ्टी इंडेक्स का 9,972 का, तो ये इतना खास क्यों है? जो शुक्रवार की जो क्लोजिंग है वो इतनी खास क्यों लगती है? क्योंकि यहाँ जो आप देख रहे हैं मंथली चार्ट निफ्टी इंडेक्स का, तो यहाँ एक जो कैंडल है वो एक मंथली चार्ट के मूवमेंट्स को दिखा रही है, तो इसे डेली चार्ट के साथ बिल्कुल कंफ्यूज ना करें। तो ये आप देख रहे हैं कि जून के महीने में ये जो फॉर्मेशन हुई है अब तक यानी 12 जून तक, तो वो एक इंडिसिसिवनेस दिखा रही है जहाँ की कुल मिलाकर स्थिति अभी बीच में है, जहाँ जैसे कि दोनों तरफ का मूव हो सकता है और बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अभी निफ्टी एक ऐसे एक अहम मुकाम पर पहुंच गया है जहां से कुछ भी पॉसिबल है। जब निफ्टी ने 23 मार्च को इन स्तरों को छुआ था यानी 7517 के लेवल को, तो यहाँ से ये नहीं लग रहा था कि यहाँ से रिकवरी होगी, परंतु उसी महीने में हमने एक अच्छी रिकवरी देखी। तो आप यहाँ देख सकते हैं निफ्टी इंडेक्स ने 7,536 के स्तर से वापस रिकवरी कर रही थी उसी महीने में 8,582 के लेवल तक, और उससे अगले महीने फिर से एक डाउनवर्ड मूव बना यानी अप्रैल 2020 में, जबकि निफ्टी ने फिर से इस स्तर को छुआ यानी 8,048 के लेवल को, परंतु यहाँ से फिर से बाइंग देखी गई और निफ्टी ने फिर से इस स्तर तक रिकवरी ले ली यानी 9,854 तक। तो निफ्टी ने आप ये देख सकते हैं ये जो फॉर्मेशन है जून की, इसमें एक अहम क्लोजिंग जो दी है वो इन स्तर पर दी है यानी 9972। क्यों मैं इस बात पर बार बार जोड़ रहा हूँ कि एक महीने के चार्ट में ये लेवल इतना अहम क्यों है? क्योंकि यदि आप ये जो क्लोजिंग लेवल की लाइन देख रहे हैं एक मंथली चार्ट में, तो यदि मैं इस पर एक लाइन मारूं तो आपको पता लगेगा कि ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो आइए अब इस स्तर पर एक मैंने लाइन मार दी है तकरीबन 9,977 के लेवल पर। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये स्तर इतना अहम मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप देखें कि जब यहाँ पर गिरावट हुई थी निफ्टी में इस स्तर से, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जब ट्रेड वार टसल शुरू हुई थी अमेरिका और चाइना के बीच में, तो निफ्टी ने इस स्तर से पहला एक डाउनवर्ड मूव दिया था यानी 11,127 के ऊपर एक टफ रेजिस्टेंस निफ्टी ने देखा था फरवरी 2018 में, और एक लो बना है मार्च 2018 में जहां निफ्टी ने इसी लेवल पर सपोर्ट लिया। और उसके बाद जब फाइनल ट्रेड वार शुरू हुई अमेरिका और चाइना के बीच में सितंबर 2018 में, तो सितंबर की इस गिरावट में इन सब पर वापस एक सपोर्ट ली थी निफ्टी ने, जहाँ की आप देख सकते हैं कि ये एक बड़ा अच्छा अहम सपोर्टिंग लेवल है निफ्टी के लिए, जहां निफ्टी ने एक मंथली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं जब निफ्टी में इस तरह से जब बढ़त शुरू हुई थी यानी निफ्टी 6,796 से जब बढ़ना शुरू हुआ था 1 फरवरी 2016 से, तो निफ्टी ने इस बढ़त में कुछ उतार चढ़ाव देखे जहाँ की निफ्टी ने फाइनली इस स्तर को छुआ था इस गिरावट में यहाँ से दिसंबर 2016 में, और दिसंबर 2016 से हमने देखा कि निफ्टी में एक बढ़त का दौर कायम रहा, परंतु यहाँ टेल्फ ट्रेड वार के चलते काफी एक बेरिश प्रेशर झेलना पड़ा निफ्टी को, 2 बार गिरावट देखनी पड़ी, जबकि निफ्टी ने इस स्तर को एक सपोर्ट के रूप में लिया था, क्योंकि निफ्टी ने जब इस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ा था एक अप ट्रेंड में, आप देख सकते हैं कि सितंबर 2017 में इस अहम रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ा था, क्योंकि जब निफ्टी नीचे से ऊपर जाता है तो ये जो लेवल्स होते हैं ये एक रेजिस्टेंस का काम करते हैं, परंतु जब निफ्टी इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो यही लेवल एक सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो निफ्टी का ये एक अहम स्टिफ रेजिस्टेंस लेवल अब एक अहम सपोर्ट में कन्वर्ट हो चुका था,
जैसे कि हमने देखा कि पिछले कुछ समय में यानी सन 2018 में जब गिरावट हुई 2 बार, तो निफ्टी ने इस लेवल को एक अहम सपोर्ट के रूप में यूज किया और उसके बाद फिर से हमने निफ्टी में बढ़त देखी, जहाँ की निफ्टी ने इस बढ़त में 12,430 के एक हाई लेवल को छुआ था जनवरी 2020 में। परंतु यहाँ पर कुछ सिग्नल मिल चुके थे, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं कि इस अहम उच्चतम स्तर को यानी 12,423 को छूने के बाद निफ्टी में यहाँ एक एग्जॉशन देखा गया। ये एक पहला सिग्नल था जो कि निफ्टी ने इस अप ट्रेंड में दिया था, एक बेरिश सिग्नल जहाँ की एग्जॉशन दिया निफ्टी ने। तो ये एक पहला संकेत था। क्यों? क्योंकि जो पहला जो केस है कोविड-19 का, वो नवंबर के महीने में ही वुहान में मिल चुका था, जिसकी पुष्टि जनवरी आते आते हो चुकी थी पूरी तरह से कि ये जो वायरस है कोरोना वायरस, ये कितना खतरनाक हो चुका है, इसका इम्पैक्ट कितना खतरनाक हो सकता है। तो जिसके डर के चलते विश्व के अन्य इक्विटी बाजारों में भी जनवरी 2020 के महीने से गिरावट की शुरुआत होती हुई देखी थी। और जैसा कि यहाँ निफ्टी ने भी एक संकेत दिया था, पहला संकेत, जिसकी हमने अनदेखी की और निफ्टी ने फिर से एक कोशिश की फरवरी के महीने में 12,235 के स्तर को तोड़ने की। परंतु यहाँ से फिर से हमने सेलिंग देखी, जो सेलिंग इतनी खतरनाक थी, फिर से एक एग्जॉशन देखा गया और जिसकी वजह से निफ्टी ने फरवरी के महीने में ही 11,168 के लेवल को छुआ था और यहाँ क्लोजिंग दी थी। और अब यहाँ देख सकते हैं निफ्टी ने फिर से 11,414 के एक हाई बनाया मार्च के महीने में, परंतु यहाँ से जो सेलिंग हुई वो एक खड़ी गिरावट थी। तो आप यहाँ देख सकते हैं इस गिरावट में निफ्टी ने इस अहम सपोर्ट को यहाँ तोड़ दिया और इसके नीचे आ गया, जिसके पास से निफ्टी ने लगातार गिरावट जारी रही। और आप यहाँ देख सकते हैं निफ्टी ने इस गिरावट में 23 मार्च 2020 को 7,535 के न्यूनतम स्तर को छुआ और यहाँ से एक अच्छी रिकवरी भी देखी। और आप देख सकते हैं कि फिर से अप्रैल में एक डाउनवर्ड मूव बना था 8,048 के लेवल तक, फिर से यहाँ से बाइंग देखी गई। तो ये बाइंग क्यों हो रही है बार बार? और अब जो आप देख सकते हैं कि मई के महीने में भी निफ्टी ने एक लो लगाया 8,000 के स्तर को छुआ और यहाँ से एक काफी अच्छी रिकवरी दिखी गई। तो यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब निफ्टी नीचे आता है तो इस तरह की पिक्चर प्रेजेंट की जाती है कि अभी कुछ नहीं हुआ, इकोनॉमिक फंडामेंटल्स वहीं के वहीं हैं, सरकार भी कुछ कदम उठाती है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि जब निफ्टी नीचे आ गया था सितंबर 2019 में, इस स्तर पर चल रहा था, तो कॉर्पोरेट टैक्स कट को लेकर एक अनाउंसमेंट की गई थी 18 सितंबर को, मुझे अच्छे से याद है, जहां की निफ्टी ने उसके बाद एक अच्छा अपवर्ड मूव बनाया। तो यहाँ निफ्टी में जो स्टिमुलस दिए जाते हैं, फाइनेंशियल स्टिमुलस या दूसरी तरह के स्टिमुलस, तो वो एक कोशिश होती है इकोनॉमी को रिवाइव करने की। परंतु जो फाइनेंशियल स्टिमुलस हैं वो दिखाते हैं कि आपकी इकोनॉमी कितनी कमजोर हो चुकी है। और उसके बाद हमने जो गिरावट देखी मार्च के महीने में, जहां की निफ्टी ने इस स्तर को छुआ था, आप यहाँ देख सकते हैं कि जब निफ्टी मार्च के महीने में इस न्यूनतम स्तर तक आ गया था मार्च के अंत तक, तो एक फिर से एक बुलिश पिक्चर प्रेजेंट करने की कोशिश की गई भारतीय इकोनॉमी की, जहाँ की बड़े बड़े दिग्गज टीवी पर आकर कहते हैं कि अब मुझे ये शेयर अच्छा लगता है, इसकी वैल्यूएशंस बड़ी नीचे हैं। तो भाई जब कहाँ थे जब निफ्टी 2008 की गिरावट में इन स्तर पर चल रहा था? ये वो समय था जब कोई दिग्गज टीवी पर आकर नहीं कहता था कि अब मुझे ये शेयर अच्छे लगते हैं, क्योंकि वहां वो खुद बाइंग कर रहा था, वो पब्लिक को नहीं बताते कि वो कहाँ बाइंग कर रहे हैं। और जब निफ्टी बढ़ जाता है तो वहां उन्हें बेचना होता है, जिसको बेचकर वो निकलते हैं और जो आम निवेशक है वो इस बढ़त को देखकर यहाँ फंसता है, जैसा कि इस स्तर के ऊपर हुआ, यानी 11,866 के ऊपर जो बाइंग हुई। तो यहाँ बड़े बड़े एफआईज और डीआईज बेच रहे थे और आम पब्लिक खरीद रही थी, जिसके चलते बाजार ने इन ऊंचाइयों को छुआ था। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जब आम निवेशक यहाँ एंटर हुआ तो वही डीआईज और एफआईज जिन्होंने इन स्तर पर बाइंग की थी वो यहाँ से बेचकर भागने लगे और जिस भगदड़ में निफ्टी ने फिर से यहाँ गिरावट देखी और फिर यहाँ इन स्तर पर आप देख सकते हैं कि फिर से एक कोशिश हुई, इकोनॉमिक स्टिमुलस दिए गए और बैंकों के ब्याज दरों में कटौती की गई। और वहीं बैंकों के जो बढ़ते हुए नो परफॉर्मिंग एसेट्स हैं उनको कोई ज्यादा बढ़ने से नहीं रोक सकता, क्योंकि जो लोन मॉनिटरिंग की जो अवधि बढ़ाई गई 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई, जिसके चलते बैंकों के जो बढ़ते हुए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं वो आने वाले क्वार्टर में दुगने से तिगने हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है।
तो जो कदम उठाए गए यानी जो फाइनेंशियल स्टिमुलस अभी तक दिए गए हैं भारतीय सरकार द्वारा भी कोविड-19 से इकोनॉमी को बचाने के लिए, तो उसके चलते जो इम्पैक्ट है वहां पर ये एक संशय क्रिएट हो जाता है कि ये लेवल है जहां से एक रिकवरी हो सकती है। तो यहाँ से जब ये रिकवरी होती है तो आम निवेशक नहीं खरीद पाता और बड़े बड़े एफआईज इन लेवल्स को इनकैश करते हैं। और यहाँ से क्योंकि ये जो न्यूज है ये काफी सारे जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं उनके पास पहले से होती हैं कि कौन सा स्टिमुलस आने वाला है या किस शेयर्स का राइट इशू आएगा या कौन सी बल्क डील होगी, जिसके चलते यहाँ एक जो इकोनॉमिक सिनेरियो है वो काफी एक रोजी पिक्चर उसकी प्रेजेंट की जाती है। तो आप जो इकोनॉमिक स्टिमुलस देकर आप कितने ऊपर इसको ले जा सकते हैं अब ये भी देखना है, क्योंकि ये जो लेवल है जैसा कि मैंने आपको बताया जहां निफ्टी क्लोज हुआ है 9,972 के ऊपर, ये एक बड़ा एक अहम लेवल है क्योंकि ये एक टफ रेजिस्टेंस है। क्यों है टफ रेजिस्टेंस? क्योंकि नया निफ्टी हर गिरावट में पिछले कुछ सालों में सपोर्ट देता रहा है। अब यहाँ फाइनली देख सकते हैं कि मार्च 2020 में निफ्टी ने इस अहम सपोर्ट लेवल को भी तोड़ चुका था और उसके नीचे ही ट्रेड करता रहा काफी समय तक। यानी आप देख सकते हैं कि अगले 3 महीनों तक यहाँ इस लेवल को तोड़ने की भरपूर कोशिश हुई परंतु यहाँ तोड़ नहीं पाया। और जब तोड़ा भी जून के महीने में जब निफ्टी ने एक 10,326 का एक हाई लगाया तो यहाँ से हमने सेलिंग ही देखी, जिसके चलते यहाँ एग्जॉशन देखा गया निफ्टी में। तो मेरा मानना है कि यदि निफ्टी ने इस लेवल के नीचे यदि एक सस्टेनेबल मूव लिया यानी 9,526 के नीचे, तो ये गिरावट कहीं एक तेज गिरावट में कन्वर्ट हो सकती है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि यदि हम मूविंग एवरेजेस की स्थिति को देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि ये गिरावट कितनी अधिक हो सकती है और क्यों हो सकती है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि निफ्टी में जो सपोर्ट लेवल्स हैं वो किस तरह तय होते हैं। तो यहाँ आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि यदि हम इस हाई को अगर लेकर चलें जो कि 2014 की जो अपवर्ड मूव है जब निफ्टी ने इस पर सस्टेन किया था इसके ऊपर, तो तब ये एक अहम रेजिस्टेंस थी 8,643 की, जिसको बार बार निफ्टी ने कोशिश की थी कई महीनों तक तोड़ने की और जब भी ऊपर गया तो यहाँ सेलिंग देखी हमने निफ्टी में। आप देख सकते हैं कि यहाँ सितंबर 2016 में सेलिंग दिखी गई, इन लोज लेवल को छुआ था निफ्टी ने। आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो लेवल थे दिसंबर 2016 के जब निफ्टी 7,905 के स्तर पर था, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ निफ्टी ने एक कंसोलिडेट किया था 2 महीने तक, यानी नवंबर 2016 और दिसंबर 2016 में ऊपर के अपवर्ड मूव में जाने से पहले ये लेवल था 7,946 का, जहां से निफ्टी में एक अप ट्रेंड की शुरुआत हुई। परंतु यहाँ हमने देखा कि मार्च के महीने में निफ्टी ने इस अहम सपोर्ट को भी तोड़ा और निफ्टी इन स्तर तक नीचे आया। क्योंकि यहाँ से हमने रिकवरी तो देखी क्योंकि ये भी एक अहम सपोर्ट लेवल था, जैसा कि मैं यहाँ आपको दिखाना चाहूंगा कि तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जब निफ्टी ने जनवरी 2008 में इन उच्चतम स्तर को छुआ था गिरावट से पहले 6,386 के, जहाँ निफ्टी में जनवरी के माह से जब गिरावट शुरू हुई तो ये गिरावट जो 2008 का जो क्रैश है उसमें निफ्टी इन स्तर तक आया था यानी 2,240 के। ये बात आपके सामने है, ये वो टाइम था जब कोई दिग्गज आकर ये नहीं कहता था कि इस शेयर को उठाओ या इस शेयर में मुझे बड़ी वैल्यू बाइंग नजर आती है, क्योंकि वहां वो खुद खरीद रहा होता है। ये जो वो लेवल है यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि निफ्टी ने कंसोलिडेट किया है काफी समय तक। तो ये लेवल वो लेवल होते हैं जहां एफआईज और डीआईज खुद बाइंग कर रहे होते हैं, जिसके चलते इस तरह का कंसोलिडेशन देखा जाता है एक मंथली टाइम फ्रेम में। तो अब मैं मार्क करना चाहूंगा सन 2008 का जो उच्चतम स्तर था जहां से मार्केट क्रैश हुआ था सन 2008 का, वो स्तर था 6,346 का, जहां की हमने इस गिरावट में निफ्टी को इस स्तर तक नीचे आते हुए देखा था यानी 2281 के स्तर तक नीचे आते हुए देखा था। और फिर आप देख सकते हैं निफ्टी ने कई महीनों तक कंसोलिडेट किया है, यहाँ 5-6 महीने तक लगातार कंसोलिडेशन जारी रही, जहाँ की मार्च 2009 से एक अप ट्रेंड की शुरुआत हुई और इस अप ट्रेंड में फिर से निफ्टी ने इन स्तरों पर एक टफ रेजिस्टेंस देखा और आप देख सकते हैं निफ्टी फिर से एक डाउनवर्ड ट्रेंड में आ गया था, जहां निफ्टी ने यहाँ 4,580 के लेवल को छुआ था और फिर यहाँ कुछ कंसोलिडेशन रही और फिर से निफ्टी ने एक अप ट्रेंड लिया, परंतु इस स्तर पर कई महीने तक कोशिश हुई इस पुरानी रेजिस्टेंस को तोड़ने की, परंतु तोड़ नहीं पाया। और आप यहाँ देख सकते हैं जब निफ्टी ने फरवरी 2014 में एक अप ट्रेंड की शुरुआत की
तो आप यहाँ देख सकते हैं मार्च 2014 में पहली बार निफ्टी ने इस स्टिफ रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ा था, जो एक कड़ा रेजिस्टेंस लेवल था। तो अब ये जो कड़ा रेजिस्टेंस लेवल हमने देखा 2008 से लेकर सन 2014 तक, तो ये एक अहम सपोर्ट का काम करेगा यदि निफ्टी में ये तेज गिरावट अब देखने को मिलती है। और अब तेज गिरावट देखने को क्यों मिल सकती है, तो वो भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं कि निफ्टी ने इस तरह से ऊपर जो भी लो बनाया है मंथली चार्ट में, वो इस तरह से ऊपर बनाया है। और आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो लो बना है जून के महीने का, वो भी अब तक इन लेवल्स में सबसे ऊपर है। तो यहाँ एक अपवर्ड मूव भी बन सकता है। क्यों निफ्टी ऊपर क्यों नहीं जा सकता, या मैं अपने आप को ही क्रिटिसाइज करूंगा, क्योंकि मैं बार बार इस चीज पर सब निवेशकों को आगाह करता हूं कि निफ्टी ऊपर नहीं जाएगा, गिरावट होगी, और होती भी है, ऐसा नहीं है। परंतु अब यहाँ क्वेश्चन खड़ा होता है कि जब पूरा विश्व एक ऐसे क्रिटिकल टाइम से जूझ रहा है, जबकि जो एक इकोनॉमिक रिसर्च ग्रुप है जिसने कि अभी हाल ही में 8 जून को ये घोषित किया कि जो यूएस इकोनॉमी है वो ऑलरेडी फरवरी के महीने में एक रिसेशनरी फेज में जा चुकी है, उसका ट्रेंड खत्म हो चुका था फरवरी 2020 में, जिसके चलते अब जो कोरोना वायरस का इम्पैक्ट है उसमें फिर से सेलिंग कंटिन्यू रहते हुए देखी जाएगी, जहां की अमेरिकन मार्केट काफी दबाव में रह सकते हैं। और वहीं बिजनेस साइकिल डेटिंग कमेटी ऑफ नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च, उसने अपनी स्टेटमेंट में कहा है कि जो कोविड-19 का जो इम्पैक्ट है, जिसके चलते हम पिछले 100 सालों में सबसे बड़ा रिसेशन हम देखने जा रहे हैं। और तीसरी अहम बात यह है कि फेडरल रिजर्व ने भी अपने इंटरेस्ट रेट को और कम करने से मना कर दिया अपनी जो अभी पिछली मीटिंग हुई है, क्योंकि यूएस इक्विटी मार्केट्स को काफी उम्मीद थी कि फेडरल रिजर्व और इकोनॉमिक स्टिमुलस देगा जिससे कि यूएस इकोनॉमी रीओपन हो सके, जहां की इकोनॉमिक रीओपनिंग की होप्स के चलते यूएस इक्विटी मार्केट्स में बढ़त देखी गई थी। परंतु जब फेड ने अपना रुख साफ कर दिया कि वो और रेट कट नहीं कर सकता और सन 2022 तक वो रेट को मजबूत रखेगा, तो वहां पर एक तेज गिरावट हमें देखने को मिली, जिसका कि इम्पैक्ट हमने भारतीय बाजारों पर भी देखा पिछले कुछ ट्रेडिंग सत्रों में। तो अब देखना होगा कि क्या निफ्टी इंडेक्स जो एक अहम रेजिस्टेंस लेवल पर क्लोज हुआ है शुक्रवार को, तो क्या वो इसके ऊपर ओपनिंग देता है या उसके ऊपर सस्टेन करता है या नहीं आने वाले सप्ताह में, तो ही हम एक अगले अपवर्ड मूव की अपेक्षा कर सकते हैं। यहाँ मेरा मानना है कि जो पहला इमीडिएट रेजिस्टेंस मिलेगा निफ्टी को अब इस बढ़त में, तो वो 10,326 पर मिलेगा, जो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल है। अब देखना है कि क्या निफ्टी इंडेक्स आने वाले दिनों में 10,326 के ऊपर सस्टेन कर पाएगा या नहीं, तभी एक बढ़त की उम्मीद हम कायम रहते हुए देखेंगे। अदरवाइज मेरा मानना है कि निफ्टी में काफी एक सेलिंग प्रेशर रह सकता है, क्योंकि अगला जो अहम रेजिस्टेंस लेवल है वो 10,716 का है। तो अब हमें एक रेजिस्टेंस लेवल को देखना होगा, जहाँ की अब मैं नापना चाहूंगा इन रेजिस्टेंस लेवल को। आइए मैं मार्क कर देता हूँ कि निफ्टी को कहां कहां से रेजिस्टेंस मिल सकती है आने वाले दिनों में। तो ये कुछ अहम रेजिस्टेंस लेवल्स हैं निफ्टी के लिए, जहाँ की निफ्टी को इनको तोड़कर सस्टेन करना होगा, क्योंकि निफ्टी इनसे काफी नीचे आ चुका है। परंतु अभी जो आम निवेशक है वो इस तरह की गिरावट में ये सोचता है, जो एक रिकवरी हमने देखी निफ्टी में, तो वो एक निचले स्तरों से जो हुई थी, तो वो स्तर था जो कि पिछले महीने का हाई था, यानी मई के महीने में, जहां हमने निफ्टी को इस बढ़त को कायम रखते हुए देखा था इस स्तर तक। तो निफ्टी जब शुक्रवार को इस स्तर तक गिरा, एक गैप डाउन के साथ ओपनिंग हुई, परंतु जो रिकवरी थी जिसके चलते निफ्टी 9,972 पर तो चला गया। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो निफ्टी फ्यूचर्स हैं वो 9,794 पर बंद हुए, यानी 99 पॉइंट की गिरावट के साथ। तो यहाँ जो स्थिति है वो कुल मिलाकर एक नेगेटिव सिग्नल दे रही है आने वाले हफ्ते के पहले ट्रेडिंग सत्र के। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि और यदि निफ्टी ने आने वाले हफ्ते के पहले ट्रेडिंग सत्र में एक गैप डाउन ओपनिंग दी और उसके बाद यदि इस लेवल के नीचे सस्टेन कर लिया, यानी 9,567 के नीचे यदि सस्टेन किया, तो देखना होगा कि क्या निफ्टी इन लेवल से फिर से रिकवरी दिखाता है या नहीं, क्योंकि ये एक अहम बात होगी। क्योंकि अब निफ्टी एक स्टिफ रेजिस्टेंस लेवल पर क्लोज हुआ है, क्योंकि ये जो लेवल है 9,977 का, ये एक कड़ी रेजिस्टेंस प्रदान करेगा, एक नया चैलेंज है निफ्टी इंडेक्स के लिए। तो अब देखना है कि क्या निफ्टी इन कड़ी रेजिस्टेंस के चलते क्या ऊपर जाने की कोशिश करेगा या नहीं।
क्यों क्यों नहीं कर सकता निफ्टी कोशिश? क्यों नहीं निफ्टी वापस 12,000 के लेवल को छू सकता? जब हमारे गरीब मजदूर 1200 किलोमीटर चलकर पैदल जा सकते हैं तो निफ्टी यहाँ तक क्यों नहीं जा सकता? मेरा तो ये क्वेश्चन है अब, क्योंकि निफ्टी अब सभी इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को एक साइड में रख चुका है, जहाँ की आप जानते हैं कि जीडीपी ग्रोथ 3.1% की ये मात्र पिछले क्वार्टर की, और वहीं इंडस्ट्रियल आउटपुट भी अपने न्यूनतम स्तर पर है। तो जीडीपी के मामले में हम कहाँ हैं? हम सन 2013 के स्तर पर पहुंच चुके हैं, यानी उससे भी पहले जब जीडीपी ग्रोथ की जो लेवल है वो काफी नीचे था। तो वापस हम इसी स्तर पर पहुंच चुके हैं, जिससे कि मेरा मानना है कि निफ्टी में ये गड़बड़, निफ्टी को यदि एक अपवर्ड मूव आता भी है तो यहाँ से हमें फिर से सेलिंग देखने को मिलेगी निफ्टी में हर अपवर्ड मूव पर। तो आइए अब बात करेंगे, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं हम यहाँ पर। मैं किस आधार पर कह रहा था कि आपको यहाँ रेजिस्टेंस मिलेगी या एक सपोर्ट मिल सकती है, या अभी किस तरह का रुख लगता है, इसके लिए हम कुछ टेक्निकल टूल्स को यूज करूंगा, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जो नीले रंग से आपको नजर आ रही है 20 डेज मूविंग एवरेज है, एक मंथली टाइम फ्रेम में आप देख रहे हैं, और वहीं ये 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जो कि यहाँ क्रॉस ओवर करके इसके नीचे आ चुकी है, जो कि एक बड़ा ही बेयरिश सिग्नल है। और वहीं दूसरी ओर जो 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये जो आप रेड कलर से देख रहे हैं, ये ऊपर आ चुकी है 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के। ये जो पिंक कलर से ये 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जो कि नीचे आ चुका है, ये भी एक बेयरिश इंडिकेटर है जो कि एक प्रेशर को दिखाता है, जहाँ की निफ्टी ने एक अपवर्ड मूव लिया था इस गिरावट में जून के महीने में। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि निफ्टी को इस बढ़त में 50 डेज मूविंग एवरेज पर एक टफ रेजिस्टेंस मिला, उसके बाद से निफ्टी में ये गिरावट रही, जबकि निफ्टी ने वापस काफी अच्छी रिकवरी कर रही थी अपने न्यूनतम स्तरों से, जो कि मैं अभी आपको छोटे टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा। और उसे आप देख सकते हैं कि वहीं ये जो आप देख रहे हैं ये इचिमोकु क्लाउड है। तो यहाँ ये एक बड़ा इंडिकेटर होता है जो कि कुछ मूविंग एवरेजेस को मिलाकर बनाया था एक जर्नलिस्ट थे जापान के, इचिमोकु, जिनके नाम पर इस टूल का नाम रखा गया इचिमोकु क्लाउड। तो ये कुछ मूविंग एवरेजेस को मिलाकर बनाया गया है। और यहाँ देख सकते हैं कि जब सन 2008 का मार्केट क्रैश हुआ तो इचिमोकु क्लाउड के अंदर आने के बाद जो पहला जो सपोर्ट मिलता है, जो एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है, वो इचिमोकु क्लाउड का लोअर एंड होता है, जहाँ की निफ्टी ने इस स्तर पर काफी अच्छा सपोर्ट मिला था निफ्टी को। और इन्हीं स्तर पर सपोर्ट लेने के बाद निफ्टी, आप यहाँ देख सकते हैं कि मार्च 2009 से जब रिकवरी शुरू हुई, जहाँ की निफ्टी ने अप्रैल 2009 में इचिमोकु क्लाउड के अपर एंड के ऊपर सस्टेन किया था, और उसके बाद ये अपवर्ड मूव जारी रहा इस स्तर तक, यानी अक्टूबर 2010 तक। आप देख सकते हैं निफ्टी ने वापस इन्हीं स्तरों को अचीव कर लिया था जहां से वो गिरना शुरू हुआ था। तो इचिमोकु क्लाउड में काफी अहम भूमिका रहती है इसको मैप करने की। ये टूल काफी एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट साबित होता है हर मूव को नापने का। एक मंथली टाइम फ्रेम में आप देख रहे हैं कि हर गिरावट में, आप यहाँ देख सकते हैं कि निफ्टी को हर गिरावट में इचिमोकु क्लाउड के ऊपरी स्तर पर एक काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलता है, जहाँ की निफ्टी इचिमोकु क्लाउड के ऊपरी स्तर पर यदि सस्टेन कर लेता है तो अच्छी बढ़त एक कंटिन्यू रहते हुए देखी जाती है। तो आप यहाँ देखा कि जब मार्च 2020 में निफ्टी ने इस गिरावट में जब इचिमोकु क्लाउड के अपर एंड को तोड़ा, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जबकि निफ्टी इचिमोकु क्लाउड के लोअर एंड से भी नीचे चला गया था, परंतु यहाँ से हमने एक रिकवरी देखी जहाँ इचिमोकु क्लाउड के अंदर ही जाकर निफ्टी की क्लोजिंग हुई। तो ये पहला एक बुलिश सिग्नल था। तो आप यहाँ देख सकते हैं अप्रैल 2020 में भी जब निफ्टी ने 8,000 के स्तर को छुआ था, तो जो एक्चुअल जो सस्टेनेबल मूव है यानी अप ट्रेंड मूव निफ्टी में, वो इचिमोकु क्लाउड के लोअर एंड से ही शुरू हुआ, जहाँ निफ्टी ने एक सॉलिड अपवर्ड मूव दिखाया 9,870 तक। आप देख सकते हैं इचिमोकु क्लाउड के लोअर एंड के अंदर आने के बाद भी मई के महीने में काफी अच्छी रिकवरी दिखी गई, और अब जो मूव बना था जून के महीने में, जहाँ की निफ्टी ने फिर से इचिमोकु क्लाउड के अपर एंड को तोड़ा और इचिमोकु क्लाउड के अंदर एंटर किया, परंतु यहाँ से हमने बाइंग देखी। क्यों? क्योंकि इस अपर एंड को सेव करने के लिए यहाँ पे बाइंग की जाती है, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि इचिमोकु क्लाउड के ऊपर ही अभी सस्टेन कर रहा है निफ्टी, जो कि एक बुलिश सिग्नल भी है। परंतु यदि इन मूविंग एवरेजेस की स्थिति को देखें तो स्थिति अभी भी काफी गंभीर है एक मंथली चार्ट में। और जो मैंने अभी आपको बात बताई 2008 का जो मार्केट क्रैश है, जो उसकी हाइट थी, और उसके बाद निफ्टी ने वापस इस हाइट को अचीव किया था इस गिरावट के बाद। तो यहाँ इन स्तर पर जो रेजिस्टेंस निफ्टी को मिल रहा था बार बार
सन 2014 तक। तो जब निफ्टी ने मार्च 2014 में जब पहली बार इस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ा था, तो ऊपर जाने के बाद ये जो लेवल है ये एक अहम सपोर्ट में कन्वर्ट हो चुका है, जहां की हम देखें कि 200 डेज मूविंग एवरेज भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करने के लिए तैयार है। यानी ये लेवल कौन से हैं? ये लेवल है 6236 का, जहां की 200 डेज मूविंग एवरेज है। और ये जो लेवल मैंने मार्क किया था अभी हाल ही में आपके सामने, ये 6345 का है। तो लगभग ये दोनों जो सपोर्टिंग लेवल्स हैं ये आसपास हैं। तो मेरा मानना है कि यदि निफ्टी में एक गिरावट या एक क्रैश आता है, और जैसा कि आ सकता है, इसकी भी संभावना है एक डाउनवर्ड मूव में, क्योंकि जो कोविड-19 की जो स्थिति है वो बड़ी भयंकर हो चुकी है। जैसा कि आज यानी शनिवार को ही अभी एक खबर आई है कि बीजिंग के एक प्रमुख शहर में फिर से जो फूड मार्केट्स है वहां फिर तेजी से कोविड-19 के केसेस में वृद्धि होने लगी है, जिसको वार स्केल पर लिया जा रहा है भाइयों, जो कि एक बहुत बड़ा सिग्नल है पूरे वर्ल्ड के लिए कि अभी कोविड-19 खत्म नहीं हुआ, वहां फिर से लॉकडाउन घोषित किया जा सकता है। वहीं भारत में भी कोविड-19 के 3 लाख से ज्यादा केसेस हो चुके हैं, जहां की स्थिति बेकाबू हो चुकी है और मरने वालों की संख्या भी काफी अधिक है। महाराष्ट्र में ही केसेस 1 लाख से ऊपर जा चुके हैं कोविड-19 के, और दिल्ली जैसे महानगर में भी कोविड-19 के केसेस दिन पर दिन तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसका कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट काफी एक लंबे समय तक देखा जाएगा, जहां की हम प्रोडक्शन में कट देखेंगे, रिटेल सेक्टर में कट देखेंगे, और वहीं जिसके कारण जीडीपी में काफी और तेज गिरावट आ सकती है, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज पूरी तरह से ठप है, ग्लोबल सप्लाई चेन पूरी तरह से ठप है, जिसके चलते हम निफ्टी में एक भारी गिरावट आते हुए आने वाले महीनों में देख सकते हैं। जबकि मेरा मानना है कि जुलाई के महीने में एज गिरावट की पूरी संभावना है, जहाँ की हम निफ्टी को इचिमोकु क्लाउड का लोअर एंड भी तोड़ते हुए देखेंगे, यानी निफ्टी 8650 के लेवल को भी तोड़ सकता है इस गिरावट में। और यदि निफ्टी ने आने वाले समय में 7973 के नीचे सस्टेन किया, तो मेरा मानना है कि निफ्टी में ये गिरावट कहीं अधिक तेज हो सकती है, जहाँ की हम निफ्टी का जो मार्च का लोअर लेवल है 7513 का, इसको भी तोड़ते हुए देखेंगे, जहाँ की निफ्टी को जो अहम सपोर्ट मिलेगा वो 200 डेज मूविंग एवरेज पर मिलेगा एक मंथली टाइम फ्रेम में। ये बात मैं कर रहा हूँ एक मंथली टाइम फ्रेम की। तो अब देखना है कि क्या जुलाई के महीने में निफ्टी इस अहम सपोर्ट लेवल को छू पाता है या नहीं, या इसका रुख ऊपर रहता है, क्योंकि अब हर लेवल पर आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर जो रेजिस्टेंस लेवल है वो काफी अधिक हैं। आप यह देख रहे हैं जैसा मैंने अभी आपको बता चुका हूँ। और यदि निफ्टी ने एक अपवर्ड मूव लिया भी, तो हर अपवर्ड मूव पर यहाँ सेलिंग देखी जाएगी, और अंत में जो सपोर्ट है वो इचिमोकु क्लाउड के अपर एंड पर मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, जैसा कि अभी मिला जून के महीने में, जबकि अभी क्लोजिंग हुई है शुक्रवार को निफ्टी इंडेक्स की। तो अब देखना है कि निफ्टी इंडेक्स को आने वाले समय में क्या कोई पॉजिटिव न्यूज फ्लो आता है या नहीं, क्योंकि कोविड-19 की चिंता जो है एक सबसे बड़ी मेन चिंता है। यदि इस फ्रंट पर कोई डेवलपमेंट होती है, जैसा कि कोई वैक्सीन निकल कर आती है या कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट निकल कर आता है जो कि अभी तक अवेलेबल नहीं है मार्केट में, जिसके चलते ये जो गिरावट है काफी बढ़ सकती है। एक बायोलॉजिकल क्योर के चलते या इफेक्टिव ट्रीटमेंट की एब्सेंस में जो कोविड-19 का जो इम्पैक्ट है वो काफी नेगेटिव हो सकता है, जिसके चलते हम एक भारी गिरावट निफ्टी इंडेक्स में आते हुए वो देख सकते हैं। और यदि कोई ऐसी इन्वेंशन हो जाती है तो एक इमीडिएट रिवर्सल भी निफ्टी में देखा जा सकता है। तो अभी निफ्टी की स्थिति कुल मिलाकर काफी एक नाजुक स्थिति है। तो यहाँ किसी भी रिवर्सल को एक अप ट्रेंड ना समझा जाए, मेरा तो यही आग्रह है, क्योंकि यहाँ एक बड़ी उथल पुथल जारी रह सकती है आने वाले समय में। तो आइए अब निफ्टी के एसी चार्ट को देखते हैं एक डेली टाइम फ्रेम में। तो आप देख सकते हैं एक डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी इंडेक्स में ये वीकनेस कितनी अधिक बनी हुई है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जब मार्च के महीने में जब गिरावट शुरू हुई थी तो इन सब पर निफ्टी ने कुछ सपोर्ट दिया था, परंतु उसके बाद एक गैप डाउन ओपनिंग हुई। आप देख सकते हैं कि 12 मार्च को जिसके बाद से गिरावट कंटिन्यू रही, जहां निफ्टी इन समय तक नीचे आया था 7512 के लेवल तक तकरीबन, और फिर निफ्टी ने एक बढ़त तो दिखाई, परंतु अब निफ्टी में यहाँ इन समय पर एक काफी टफ रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, यानी 9977 पर, जब निफ्टी इससे ऊपर गया भी इस अपवर्ड मूव में, जहां की निफ्टी ने एक गैप डाउन ओपनिंग दी थी 3 जून को, और इन स्थलों पर जाकर यानी 10,326 से यहाँ
एक टफ रेजिस्टेंस निफ्टी को मिला और निफ्टी में ये सेलिंग कंटिन्यू रही, जहां की हमने फ्राइडे को भी एक बड़ा गैप डाउन के साथ ओपनिंग होते हुए देखी थी, जहां की 20 डेज मूविंग एवरेज पर निफ्टी ने एक रिवर्सल लिया और यहां से निफ्टी में हमने बढ़त देखी। परंतु अब ये जो लेवल है ये एक टफ रेजिस्टेंस लेवल है। अब देखना है कि क्या निफ्टी वापस एक डेली टाइम फ्रेम में इचिमोको क्लाउड के अपर एंड पर सस्टेन कर पाता है या नहीं, या जो ओपनिंग होती है पहले ट्रेडिंग सत्र में आने वाले हफ्ते के, यदि वो इचिमोको क्लाउड के अंदर होती है और या यदि कोई सस्टेनेबल मूव में निफ्टी 9723 के नीचे आ जाता है, तो यहाँ से मेरा मानना है कि एक तेज गिरावट को हम जारी रहते हुए देखेंगे, जहाँ की पहला इमीडिएट जो सपोर्ट होगा वो 9235 के होगा, जहाँ की इचिमोको क्लाउड का लोअर एंड है। और यदि निफ्टी इस गिरावट में इचिमोको क्लाउड के लोअर एंड को भी तोड़ जाता है, तो यहाँ निफ्टी में एक बड़ी गिरावट देखना स्वाभाविक है। तो दोस्तों आइए अब देखते हैं कि मैं इतना गंभीर क्यों हूं निफ्टी के एक बुलिश ट्रेंड के लिए, क्योंकि एक तो निफ्टी में जो फ्यूचर्स है वो तकरीबन 100 पॉइंट नीचे बंद हुए शुक्रवार को। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको एक अहम बात बताना चाहूंगा, क्योंकि हमारा जो मार्केट है यानी निफ्टी इंडेक्स वो पूरी तरह से फॉलो कर रहा है आजकल पिछले कुछ ट्रेडिंग सत्रों से S&P 500 फ्यूचर्स को, यानी अमेरिकन इक्विटी मार्केट्स को वो पूरी तरह से फॉलो कर रहा है। जहाँ की आप देख सकते हैं कि S&P 500 फ्यूचर्स में भी जो फॉर्मेशन है वो बिल्कुल निफ्टी इंडेक्स के एक मंथली टाइम फ्रेम के जैसी हैं, जहाँ की आप देख सकते हैं कि S&P 500 फ्यूचर्स में एक एग्जॉस्टिव कैंडल की फॉर्मेशन हो चुकी है एक मंथली टाइम फ्रेम में, जो कि एक पहला बेयरिश सिग्नल है जिसकी कंफर्मेशन आने वाले ट्रेडिंग सत्र में हो जाएगी। तो यहाँ मेरा मानना है कि आने वाले हफ्ते के पहले ट्रेडिंग सत्र में यदि S&P 500 फ्यूचर्स ने इंपॉर्टेंट सपोर्ट के नीचे एक कदम रखा, तो मेरा मानना है कि ये जो एग्जॉस्टिव कैंडल है इसकी कंफर्मेशन पूरी तरह से हो जाएगी। और उसके बाद हमें देखना है कि क्या S&P 500 फ्यूचर्स 2982 के लेवल के ऊपर सस्टेन कर पाते हैं या नहीं आने वाले हफ्ते में। तो दोस्तों ये जो एग्जॉस्टिव कैंडल है एक मंथली टाइम फ्रेम का एग्जॉस्टिव कैंडल है, जो कि आने वाली एक तगड़ी गिरावट का सिग्नल है, सिर्फ S&P 500 फ्यूचर्स के लिए ही नहीं बल्कि पूरे ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स के लिए, क्योंकि ऐसा ही ठीक एक एग्जॉस्टिव कैंडल बना था यहाँ पर एक मंथली टाइम फ्रेम में जनवरी 2020 के महीने में, जिसको कि इग्नोर कर दिया गया पूरी तरह से। परंतु इसकी इग्नोरेंस मायने नहीं रखती, क्योंकि जब S&P 500 फ्यूचर्स ने फरवरी के महीने में 3395 के लेवल से शुरुआत की, तो यहाँ हमने लगातार एक सेलिंग देखी, जहाँ की S&P 500 फ्यूचर्स में एक हैवी सेलिंग शुरू हुई 3236 के नीचे, जहाँ की मेरा मानना है कि ये जो लेवल है एक टफ रेजिस्टेंस लेवल है S&P 500 फ्यूचर्स के लिए, जहाँ की ये जो अपवर्ड मूव बना था S&P 500 फ्यूचर्स में जून में, यहाँ पर भी S&P 500 फ्यूचर्स ने इन्हीं लेवल्स को तकरीबन छुआ, जहाँ से एक हैवी सेल ऑफ हमने देखा था फरवरी के महीने में, और जहाँ की एक गिरावट लगातार जारी रही थी मार्च के महीने में। आप देख सकते हैं कि S&P 500 फ्यूचर्स में भी जहाँ की एक अटेम्प्ट हुआ था मार्च के महीने में इस स्तर को छूने का, यहाँ की S&P 500 फ्यूचर्स ने 3140 के स्तर को तकरीबन छुआ था, परंतु यहाँ से एक हैवी सेल ऑफ देखा था मार्च के महीने में भी हमने, और फिर S&P 500 फ्यूचर इस तरह तक नीचे आए। तो यहाँ से जो रिकवरी हुई जिसके चलते कुछ उम्मीदें बनी, जहाँ से आप देख सकते हैं कि मई के महीने में भी रीओपनिंग की बातों को लेकर काफी एक बुलिश सेंटीमेंट्स कायम रहे, जहाँ की हमने एक बढ़त का दौर कायम रहते हुए देखा S&P 500 फ्यूचर्स में। परंतु अब जैसा कि स्थितियां पूरी तरह से क्लियर होती जा रही हैं इकोनॉमिक इम्पैक्ट को लेकर कोरोना वायरस के, जहां की ऑलरेडी हम एग्जॉशन दे चुके हैं जून के महीने में अब तक, जिसके चलते एक एग्जॉस्टिव कैंडल एक मंथली टाइम फ्रेम में फॉर्म हो चुका है S&P 500 इंडेक्स में। तो ये एक मेन इंडिकेटर है विश्व की इक्विटी बाजारों के लिए कि आने वाले दिनों में गिरावट कितनी अधिक तेज हो सकती है, जहाँ की हम S&P 500 इंडेक्स को ही नहीं विश्व के अन्य बाजारों को भी इन स्तरों तक नीचे आते हुए देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये जो लेवल है ये वही लेवल है जब S&P 500 इंडेक्स ने पिछले जो अपवर्ड मूव बने थे, यानी जो बबल्स बने थे, और यहाँ देख सकते हैं सन 2000 का जो .com बबल था, जब वो बस्ट हुआ तो हमने ये इस गिरावट में S&P 500 फ्यूचर्स को इन स्तरों तक नीचे आते हुए देखा था, और फिर से ये एक अप ट्रेंड की शुरुआत हुई, और फिर से हमने यहाँ आप देख सकते हैं कि सन 2007 में S&P 500 फ्यूचर से फिर से इन्हीं स्तरों को तोड़ने की कोशिश की थी, और फिर से एक मार्केट क्रैश आया, अगला मार्केट क्रैश जिसे हम सन 2008 का मार्केट क्रैश कहते हैं, जहाँ की S&P 500 फ्यूचर्स ने फिर से इन्हीं स्तरों को छुआ, यानी 670 के लेवल के आसपास जहाँ गिरावट को हमने देखा था। तब से लेकर हमने एक अच्छी बढ़त तो देखी है इन स्तरों से, परंतु अब जो स्तर है ऊंचाइयों पर हम S&P 500 इंडेक्स को देख रहे हैं,
जहां S&P 500 इंडेक्स ने 3,406 के स्तर को छुआ है फरवरी 2020 के महीने में, जहां से कि जो गिरावट है वो काफी बड़ी गिरावट हो सकती है, जहां की S&P 500 फ्यूचर्स को हम इन स्तर पर सपोर्ट देते हुए देख सकते हैं, जो कि उच्चतम स्तर थे जो मार्केट क्रैश जहां से स्टार्ट हुए थे। तो यही लेवल अब हमें एक तगड़ी गिरावट में S&P 500 फ्यूचर्स को इन स्तर तक धकेल सकते हैं। तो मेरा मानना है कि हम S&P 500 फ्यूचर्स को आने वाले हफ्ते में 2982 के नीचे एक सस्टेनेबल रहते हुए देख सकते हैं। तो देखना होगा कि क्या जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल है इचिमोकू क्लाउड का अपर एंड, तो देखना होगा कि क्या S&P 500 फ्यूचर्स जो हैं वो जुलाई में इस इचिमोकू क्लाउड के अपर एंड पर सपोर्ट दे पाते हैं या नहीं, जैसा कि यहाँ पर भी दिया था पिछली गिरावट में। तो यदि इस गिरावट में इचिमोकू क्लाउड के नीचे जाकर सस्टेन कर लिया S&P 500 फ्यूचर्स ने, तो मेरा मानना है कि इस गिरावट में जो मार्केट क्रैश की स्थिति होगी, उस मार्केट क्रैश की स्थिति में इस लेवल के बीच में जाकर S&P 500 फ्यूचर्स को सपोर्ट मिलेगा, यानी 1570 से लेकर 1384 तक यहाँ S&P 500 फ्यूचर्स सस्टेन कर सकता है एक रिवर्सल से पहले। दोस्तों, मेरे ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के शेयर करें। ये वीडियो थोड़ा लंबा जरूर है पर इसे पूरा होने तक जरूर देखें। थैंक यू।